ओके, तो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है वो देखा था, एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो टुडे गोइंग अहेड विद इट, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का इक्वेशन डिराइव करेंगे, and after that we will go ahead and derive what is electrostatic potential for a dipole. But in between that, electrostatic potential for a point charge due to a point charge के बाद we will actually solve some numericals. So let us quickly go through this particular topic. So we will start with electric potential या electrostatic potential due to a point charge, a dipole and a system of charges. Right. इसमें A part that we have to start today, electric potential due to a point charge. Right. Okay. तो आइडियली स्पीकिंग हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी किया है, मतलब we have already derived an expression for what is electric potential due to a point charge, right? But because it is given as a separate topic in your syllabus, so I have to take it again. Idea is pretty simple. Idea ये है कि let us say हमारे पास एक चार्ज है, we have a charge plus q, we have a charge plus q, let us say sitting over here. हमें इस चार्ज प्लस q का पोटेंशियल निकालना है at a point A, at some point A, right? And this point A is at a distance of r from origin. तो ये डिस्टेंस r है, ये ओरिजिन है O, राइट? करेक्ट. तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था दैट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक मैं +1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से लाके मैं ए पॉइंट पे रखूंगा तो वर्क डन होगा. तो वो जो वर्क डन है इट इज नथिंग बट potential energy, but potential energy to bring a unit positive charge from infinity to that point is called as electric potential. तो जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो इन द फील्ड ऑफ some other charge plus q in this case, that work done is nothing but potential. Okay, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होता है. देन जब हम लोग इस चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे ला रहे थे तो इन बिटवीन एक पॉइंट है m, इंटरमीडिएट पॉइंट है, और ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से x फ्रॉम द ओरिजिन. तो इट इज एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, राइट. देन द आइडिया इज हम लोग इंफिनिटी से ए पॉइंट पे चार्ज को ला रहे थे, +1 कूलम चार्ज को ला रहे थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते. तो उसको इंफिनिटी से लाते 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 एक इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया m. मुझे ये देखना है कि मुझे जब m से n पे चार्ज को लेके जाना है, व्हेन आई वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम m टू a, बेसिकली m से a पे ले जाना है. लेकिन हम लोग बोलेंगे कि ये जैसे लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट this displacement we will divide into small displacement and each displacement is dx.
Okay, H displacement is dx. So we are moving the charge +1 coulomb from infinity to point A in small displacement dx. Intermediate point था m से n पे ले जाना है through a displacement dx. The work has to be done. And what we know is जब चार्ज m पॉइंट पे होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be equal to 1/4 pi epsilon q1 q2 by डिस्टेंस स्क्वायर. q1 मतलब सोर्स चार्ज प्लस q है, q2 मतलब जिस चार्ज को आप ला रहे हो वो +1 कूलम है. तो ये हो गया फोर्स. करेक्ट. दिस इज फोर्स व्हेन द चार्ज इज एट m. द फोर्स बिटवीन +q एंड 1 कूलम इज दिस. ओके. अब जब मुझे इस चार्ज को +1 कूलम चार्ज को m से n पे लेके जाना है तो वर्क हैज टू बी डन, एंड द वर्क डन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज f dx with a negative sign. नेगेटिव साइन क्यों आती है मैंने आपको बताया था. डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स का डायरेक्शन, इट इज away from charge and displacement is directed towards the charge plus q, right? Good. So since they are oppositely directed, that's why you have negative. हमको ये देखना है what is the total work done to bring charge from infinity to point A. तो infinity से ला रहा हूँ point A का distance कितना है origin से r, right? So I will be integrating over all this small work done क्योंकि मैंने infinity से start किया dx 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 small displacement से displace करते गया, हर बार work done हुआ dw. तो total work done कितना हुआ integration from infinity to r, that is nothing but minus f dx infinity to r. Okay, right. ये dx है. Okay, so this is equal to minus infinity to r. f हमको पता है 1/4 pi epsilon q by x square dx. So 1/4 pi epsilon is a constant. Integration from infinity to r x raised to -2 dx. So it is equal to minus 1/4 pi epsilon x raised to -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x बाय रूल. x raised to -2 + 1 upon -2 + 1, वो x raised to n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x raised to n upon n + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होगी. तो ये आ गया आपका 1/4 pi epsilon 1/x की जगह पे r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 1/infinity इज 0, तो ये आ गया आपका 1/4 pi epsilon 1/r, राइट. करेक्ट. नो, क्यों? क्योंकि चार्ज में यहाँ पे लिखना भूल गया. बिना चार्ज के पोटेंशियल कैसे होगा? तो Q, ये Q है. Q/4 pi epsilon 1/r is the potential at point A due to charge plus Q, right? Okay, and as I told you, हम लोग intentionally पोटेंशियल निकालते वक्त +1 कूलम चार्ज लाते हैं क्योंकि हमको देखना है जो ऑलरेडी चार्ज वहां पे था, मतलब प्लस Q, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट क्या है एट अ गिवन पॉइंट ए. इसलिए हम लोग दूसरे चार्ज को +1 कर देते हैं, राइट. गुड, राइट. देन one last thing that we have to say is, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². हमने अभी देखा पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, यहाँ पे r है डिस्टेंस और यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, दोनों ही प्लॉट कर रहा हूं मैं, राइट. करेक्ट. व्हाट आई नो इज पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा, लेट मी यूज सम कलर फॉर पोटेंशियल. पोटेंशियल का ग्राफ जो होगा समथिंग लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा
इट विल बी मच मोर स्टीपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इट्स ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये पोटेंशियल V है। तो आप basically you can draw graph of electric field against R and potential against R, and then you can compare both of these quantities. Good. तो बहुत simple case है, and we have already discussed how to derive potential. So it was a revision type of thing. So what we'll do now is हम लोग अब लिखते भी जाएंगे and वापस एक बार हम लोग रिपीट भी कर लेंगे, and आपका नोट्स भी रेडी हो जाएगा by that way. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया that what you should do is आप हमेशा you start with describing the system, हमेशा start करना describing the system. Okay, तो कैसे describe करोगे? Easy है. Consider a point charge, a point charge plus Q located at the origin O, right? हमको क्या करना है, हमको इसकी वजह से, मतलब ड्यू टू दिस चार्ज Q पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए, राइट। we want to find potential, we want to find, or we want to determine its potential at a point A at a distance r from it, at a distance small r from it. Okay, तो we know that, हमको क्या पता है, we know that the potential is nothing but, we know that the electric potential is the amount of work done. The electric potential is the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to that point, right? Okay, then देखो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि वर्क डन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब तुम इंफिनिटी से उसको ओ पॉइंट पे कैसे ला रहे हो, कौन से डायरेक्शन से ला रहे हो, डजंट मैटर, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हमने एक लाइन ले ली ऐसे, सम डायरेक्शन आई हैव शोन, आई कैन शो इट अलोंग वाई एक्सिस आल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो आई विल नॉट डिस्क्राइब दैट, आई विल जस्ट से लेट m be an intermediate point when the charge is being brought from infinity. Let the distance of this point m be x from the origin, right। हमको ये पता है जब m पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज बेसिकली F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई x स्क्वायर, तो वो मेंशन कर देंगे। तो फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force acting on the unit positive charge at point M is given by. So how do you write this as? So the force is nothing but F is equal to 1 by 4 pi epsilon. बुक में epsilon 0 दिया है, मतलब बुक में they are assuming that the charge is kept in vacuum or air, right? मैं epsilon लिख रहा हूँ, the charge can be anywhere, so मैं epsilon लिख रहा हूँ q by x square, q into 1, क्योंकि q1 q2 होता है, q1 is plus q and q2 is plus 1 by x square. Let us say equation number 1. Okay, then we know that this force is directed away from the center or from charge plus q, right? Okay, so this force is directed away from point O along OM, right? Now हमको क्या करना था कि हम लोगों को डिस्प्लेस करना है इसको with a very small displacement m2 n dx. Let this charge is displaced through an infinitesimal. देखो infinite मतलब very large, right? But infinitesimal मतलब very small. So let this charge is displaced through an infinitesimal displacement dx from m to n. Okay, the work done for this displacement is given by. So how do we write down work done is, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, work done W is equal to minus f dx. Okay, so work done W is given by, ये infinitesimal displacement है इसलिए I will write down dW is equal to minus f dx. This is work done. Okay, or already we know that negative sign is due to, we know that the force and displacement are opposite directed. So negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed, right? Good. हमें क्या देखना था? We wanted to see what is the total work done. Okay, so total work done to or in displacing the unit positive charge from infinity to point A is given by, right? So let us say this equation is equation number 2. So as I told you, what is total work done? Total work done क्या होगा? ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम infinity to r, work done during each infinitesimal displacement, that is equal to minus f
dx from infinity to r, that is equal to minus charge by 4 pi epsilon 1 by x square dx from infinity to r, that is equal to minus q by 4 pi epsilon integration infinity to r x raised to minus 2 dx, और इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसका इंटीग्रेशन आएगा minus 1 by x infinity to r. Therefore you will have work done w is equal to minus minus plus, अभी मैंने नीचे एप्सिलॉन 0 लिख दिया तो आई हैव टू मेक द करेक्शन बिकॉज इट्स नॉट एप्सिलॉन 0, राइट. तो ये आपका था minus 1 by x infinity to r. Therefore work done in this case w is equal to minus minus plus q upon 4 pi epsilon 1 by x from infinity to r, and therefore lastly work done w is 1 upon 4 pi epsilon q by r. q क्योंकि मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, चलो वो भी लिख देते हैं. तो यहाँ पे q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q बाय r. ये आ गया आपका वर्क डन, बट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बट as we know that this work done is equal to potential energy, but potential energy in bringing unit positive charge is electric potential, so w is equal to v is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r. So this equation number 3 gives electrostatic potential at a point a at a distance r. Okay, what we can say at r is equal to infinity, मतलब ये जो डायग्राम में मैंने पॉइंट लिया था a, अगर उसी को इन्फिनिटी पे रख दिया, तो क्या होगा. सो एट r इक्वल टू इंफिनिटी v is equal to 1 by 4 pi epsilon q by infinity, that is equal to 0. मतलब पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल लाइज एट इंफिनिटी. तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल लाइज एट इंफिनिटी, राइट. इसलिए हम लोग हमेशा चार्जेस को इंफिनिटी से ला के उस पॉइंट पे रखते हैं. इसका मतलब हम लोग इंफिनिटी क्यों लाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. दैट्स व्हाई यू ब्रिंग दैट एंड कीप एट सम पॉइंट, राइट. सो व्हिच मींस this shows that the electrostatic potential या electric potential is 0 at infinity, right. Simple, extremely simple. Up, what else you can say from equation 3? Potential is a scalar quantity, मतलब डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है. मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं. So what that means is, अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस q, तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा, राइट. हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ए पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r, और यहाँ पे बी पॉइंट पे डिस्टेंस r, यहाँ पे सी पॉइंट पे डिस्टेंस r, somewhere here d point पे डिस्टेंस r, the potential is same.
मतलब अगर ऐसा हम लोग हर डायरेक्शन में r डिस्टेंस देखते जाएंगे तो what we will get is, what we will obtain is a sphere, right? ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं that we can say electrostatic potential due to single charge is spherically symmetric. क्योंकि स्पेरिकली सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि उस चार्ज से हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम है, राइट? सो in this case we say the electrostatic potential is spherically symmetric. So we will just mention this point over here. So what we can say is, from equation 3 was the equation for electrostatic potential. So equation 3 shows that better. Equation 3 shows that for any point at a distance r from a point charge q, the value of v, the value of electrostatic potential v is the same and is independent of the direction of r, right? Hence electrostatic potential due to a single point charge is spherically symmetric. क्योंकि वो एक स्फीयर बनेगा और उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट? तो बहुत सिंपल सा केस है ये, एक्सट्रीमली सिंपल. Okay, then as I told you, what we know is we know that electric field E is proportional to 1 by r square and potential is proportional to 1 by r, right? तो हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो let us draw graph. So we can just draw graph and say, instead of saying this, we will say figure below shows that figure below या graph below shows variation of electric potential, we already know it varies as 1 by r, and electric field, we know that it varies as 1 by r square as a function of distance, r. Okay, so figure, let me draw that figure. If we take this as y-axis, and y-axis is nothing but potential and electric field, and x-axis is nothing but distance r. Okay, so this x-axis is
distance r, and here you are actually plotting electric field and you are plotting potential, right? So as I told you, as I have shown you earlier, potential varies something like something like something like this. So this is for potential, whereas electric field varies something like this, something like this. क्योंकि electric field is proportional to 1 by r square and potential is proportional to 1 by r. So this is how the variation of V versus R and E versus R looks like, right? बहुत simple था. Good. Now what we will do is I will quickly revise what we have done today and then we will go to solve some numericals. So we started off with electric potential due to a point charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का एक अगर आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक चार्ज लेना है पहले, राइट? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे एक पॉइंट है ए, वहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू. बाय रूल, बाय डेफिनेशन, पोटेंशियल मतलब व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर आपने ये वर्ड मिस कर दिया ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस 1 कूलम का चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा वो. सो द पोटेंशियल electrostatic potential is defined as the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. That work done is electric potential. तो हमने बोला कि एक इंफिनिटी पे +1 कूलम का चार्ज है, उसको ला रहे हैं ए पॉइंट पे लाके रखना है. और ये जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इट इज इनटू स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx 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 dx. then what we know is intermediate एक पॉइंट है m. there is one intermediate point m, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से ए पे ला रहा हूं तो एक बीच में पॉइंट आ गया है. तो m से n मतलब dx डिस्प्लेसमेंट करने में कितना हमको वर्क डन लगेगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट व्हाट इज फोर्स एट पॉइंट m इज 1/4 pi epsilon q by x square. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते गए, इंटीग्रेट कर लिया. 1 by x का इंटीग्रेशन होता है, मतलब 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 by x. अपर लिमिट क्या था, कहाँ से ला रहे थे इन्फिनिटी से, लोअर लिमिट क्या था, कहाँ पे रख रहे हो, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज प्लस q. So by doing this mathematical calculation you get potential work done that is equal to potential that is equal to 1/4 q by r, correct? Then अगर ये पॉइंट a इंफिनिटी पे ही है तो r इक्वल टू इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल जीरो, मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं इंफिनिटी को. सो द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल इज इंफिनिटी. then here we have just compared the graphs of E versus V. That's it. Okay, that's it. So now is the time for us to move and start solving some numericals. Okay, so okay, so we are going to start with solved examples क्योंकि हमारा ये normal pattern है that we always start with solved examples only. So if you can see my screen, we will be starting with example 8.1. In example 8.1 आपको बोला है a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb. तो अगर आपको याद होगा by a rule
जिस कंडक्टर पे चार्ज है उसका रेडियस हमेशा हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते थे। ये रूल याद होना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर होता है। तो इन दिस केस हमको बोला है दैट वी हैव a radius sphere of radius 10 centimeters which carries a charge of 1 microcoulomb. So we have capital R is equal to 10 centimeter, and that is 0.1 meter, which carries a charge of 1 microcoulomb, that is 10 power minus 6 coulomb, right? And we are supposed to find electric field at a distance of 30 centimeter, and as I told you, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, एंड गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर से होता है। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर सपोज टू फाइंड आउट ई एट आर इक्वल टू 30 centimeter, right? Then we are supposed to find just a minute. Okay, then we are supposed to find at the surface of sphere, so we are supposed to find E at small r equal to capital R, and third we are supposed to find electric field at r equal to 5 centimeter. We already know the formula, हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर। आपको याद होगा हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए गॉसियन स्फीयर बनाया था। अगर वो पॉइंट आउटसाइड है मतलब गॉसियन स्फीयर का रेडियस मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे दैट द चार्ज इज केप्ट इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि बोला नहीं है, चार्ज बाय आर स्क्वायर। तो एज आई टोल्ड यू जब थ्योरी बता रहा था मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो स्पेरिकल कंडक्टर का आउटसाइड स्फीयर या फिर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम फॉर्मूला। दूसरा E एट द सरफेस, मैंने आपको बताया था एट द सरफेस सिर्फ आपको कैपिटल R और स्मॉल r को इक्वल लिखना है। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला फॉर दैट। तीसरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, राइट? तो थर्ड तो जीरो आएगा ही आएगा। सो लेट अस जस्ट सॉल्व देन। तो पहला केस इजी है, सभी इजी है। आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r square, एंड एज आई टोल्ड यू वन, देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या आती है इन SI यूनिट। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 is 9 into 10 raised to 9 in SI unit. The value of 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 is 9 into 10 raised to 9। चार्ज कितना है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर माइनस 6, और R कितना है पहले केस में 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 9 into 10 पावर प्लस 3 अपॉन 3.3 का स्क्वायर 9 into 10 पावर माइनस 2, कैंसल कैंसल मतलब 10 पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, या तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हाउ डू यू राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड? आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू मतलब न्यूटन पर कूलम। So this is one unit electric field. So I'll write down just Newton per coulomb. Okay. दूसरा आता है, I mean we will see it later. So in terms of volt भी आता है, we'll see it later. Second case, E on the surface is again 1/4 pi epsilon 0
Q by capital R square. So this is again 9 into 10 power 9. Q is 10 power minus 6 and at the surface, और surface आपको दिया है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर मतलब 10 पावर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका 9 और ये 10 पावर 3 और माइनस 2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 9 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम. And lastly you have E inside as 0 anyways, तो ये तो वैसे भी 0 है, it is anyways 0. Okay, done. So this is how you are going to solve this example. बहुत easy है, you just have to remember formulas और कुछ भी नहीं था. Example 8.2. In example 8.2, what you have been told is the length of a straight thin wire is 2 centimeter. So in given quantity, you have been told that the length of a wire is 2 meter, not 2 centimeter. It is uniformly charged with a positive charge of 3 coulomb. So charge is 3 microcoulomb, that is 3 into 10 power minus 6 coulomb. Calculate charge density of the wire. So you're supposed to find out first what is lambda. चार्ज डेंसिटी याद रखना, जब एक वायर पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो लीनियर डेंसिटी होता है, क्योंकि एक लाइन पे चार्जेस है, 1 मीटर में कितना चार्ज, दैट इज लीनियर डेंसिटी. दूसरा आपको बोला है द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट E एट R इक्वल टू 1.5 मीटर. फॉर्मूला बहुत इजी है. एज आई टोल्ड यू, linear density is charge per unit length, total charge by total length, and electric field E at a point outside, और outside ही हमने डिस्कस किया था, थिन वायर था इन्फिनाइट, और उसके बाद हमने थिन वायर के केस में क्या किया था, हमारे पास थिन वायर था, फिर हमने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया था. गॉसियन सिलेंडर कब ड्रॉ करते हो, द आइडिया वाज कि ये जो थिन वायर है सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है डायरेक्टेड, हमको एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर हम लोग बोलते हैं चलो गॉसियन सरफेस जो है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रॉ कर लो, राइट. तो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस था कैपिटल R और जो वायर का रेडियस था स्मॉल r था, तो नहीं उल्टा था, गॉसियन सरफेस का स्मॉल r था और वायर का जो था वो कैपिटल R था. एनीवेज, तो अल्टीमेटली हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया है वो इम्पोर्टेंट है, देयर इज नथिंग, दिस डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट. द फॉर्मूला फॉर a wire electric field intensity at a point outside a wire is Q upon 2 pi epsilon 0 R. देखो क्यू कंफ्यूजन कहाँ होता है, बहुत सारे बुक्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्यू बोल के रखा है, बट इन रियलिटी व्हाट दे वांट टू से इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r. तो कंफ्यूजन मत रखना, लैम्बडा होता है ऊपर क्यू नहीं, राइट, बिकॉज इन ओल्ड टेक्स्ट बुक फॉर लीनियर डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन लेंथ के लिए क्यू यूज किया था, तो कंफ्यूजन हो जाता है उस केस में, राइट. तो सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल. लैम्बडा दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना 2 मीटर, लेंथ सॉरी उल्टा, चार्ज कितना 3 माइक्रोकूलम का और लेंथ कितना 2 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर. हर एक मीटर में इतना चार्ज है 1.5 10 पावर माइनस 6 1.5 माइक्रोकूलम. दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda by r. तो व्हाट आई विल डू इज मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई 4 पाई epsilon 0 लैम्बडा बाई r. क्यों किया, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0 की वैल्यू पता है, तो आई वांट टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस. तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0 इज 9 into 10⁻⁹. लैम्बडा इज 1.5 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस हमको बोला है, कितने डिस्टेंस में बोला है 1.5 पे ही बोला है, तो इजी हो गया काम.
1.5 पे बोला तो काम इजी हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। 18 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक field intensity at a point 1.5 meter away, right? Okay, so this is how you are going to solve this. बहुत simple सा question था. Okay, next question. Right, next question. The charge per unit area of a large flat sheet of charge is. Charge per unit area, charge per unit area मतलब सिग्मा की वैल्यू देखी रखी है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर. Okay, then calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from its midpoint. You are just supposed to find out electric field intensity. That's it. फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था. फॉर अ थिन शीट, अगर याद नहीं है बता देता हूँ. हमारे पास एक थिन इन्फिनाइट शीट था. इस थिन इन्फिनाइट शीट पे चार्जेस है. वी वांटेड टू फाइंड चार्ज एट अ पॉइंट पी, पर हमको चार्ज को एनक्लोज करने के लिए बैक साइड पे भी एक पॉइंट लेना पड़ा पी डैश. फिर हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो चार्ज शीट पे होगा, मतलब यहाँ पे जो शीट पे चार्ज होगा, इसको एनक्लोज करने के लिए दोनों साइड से सिलेंडर चाहिए. एक साइड से रखा तो एक साइड ओपन रह जाएगा, तो दोनों साइड से चाहिए. देन बाय डूइंग नेसेसरी मैथमेटिक्स हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे किया था सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0. मैंने एप्सिलॉन लिखा था बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इट विल डिपेंड वेदर द चार्ज इज केप्ट इन विच मीडियम. ओके, so anyways we should just know that electric field at a point near the thin sheet on one side of the sheet, okay, is sigma by 2 times of epsilon 0. Okay, तो यू कैन एक्चुअली, अगर आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है तो फिर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो. इट इज 8.85 into 10⁻⁻12. तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 अगर आपको पता है तो, या तो दी है तो 8.85 into 10⁻12, 8.85 into 10⁻12. अगर नहीं पता है तो दिस इज वन वे आउट. ओके, तो E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमको दिया है 3 into 10⁻⁻6, 2 into 8.85 into 10⁻⁻12. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू शुड गेट E इज इक्वल टू 3 अपॉन 8.8.12 इज 16, 17. ओके, अराउंड रफली बोल सकते हो 1.7 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम. इफ यू डोंट रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं है तो देयर इज वन वे आउट. E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो 2 पाई और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हुआ, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हुआ, नीचे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना. सिर्फ एडजस्टमेंट किया है. तो इससे क्या हुआ कि मुझे मिल गया 2 पाई की वैल्यू हमको पता है 2 इंटू 3.14 इंटू दिस इज 9 इंटू 10⁻9 एंड सिग्मा इज 3 इंटू 10⁻⁻6, राइट. तो यह आ जाएगा आपका 6.28 और 9 3 27. तो 6.28 एंड पूरा सब कैलकुलेशन करने के बाद 6.28 into 27, that is 169.56, 169.56 into 10 power plus 3,
मतलब मैं अगर एडजस्ट करता हूँ तो 1.695 6 into 10 power plus 5, मतलब that is roughly 1.7 into 10 power 5 Newton per coulomb. So if you don't remember the value of epsilon and it is also not given to you, so 2 pi adjust कर लेना and you will be able to find out the answer to this question, right? So this is how you are going to solve this particular question. बहुत simple question था ये. Next question. Potential at a point A in space मतलब वापस epsilon 0 की बात आ गई, is given as. So what we have been given is potential that is 4 into 10 power 5 volt. You are supposed to find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to point A. So you're supposed to find out work done, right, for a charge of 3 microcoulomb. Second, does the answer depend on the path along with the charge is brought? The answer is no to this, क्योंकि हमने already देखा है that the work done is basically independent of the path. ये हमको already पता है, so I am not going to waste time over here. Formula मैंने आपको already बताया था work done का फॉर्मूला, और मैंने ये 3 बार रिपीट किया है क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा था. वर्क डन इज पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज विच इज ऑलरेडी देयर. सोर्स चार्ज का पोटेंशियल किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे. वर्क डन वाज potential of the source charge into charge which you are bringing, and the charge which you are bringing is denoted by q0 basically, right? So what you can do is, the answer is very simple. The work done is nothing but, just a minute. So work done is potential into test charge, the charge that you are bringing. So it is pretty simple thing. 4 into 10 power 5, and test charge that you are bringing is 3 microcoulomb. So that is 12 into 10 power minus 1. That is 1.2 joule of work is done to bring that charge, right? Okay, so we'll stop here and we'll continue remaining questions in the next lecture.